इस सत्र की शुरुआत मैं पत्रकार के उस प्रश्न से करना चाहूँगा जो रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट से इकोनॉमी के संदर्भ में पूछा गया था। रोनाल्ड रेगन, जैसा आप जानते हैं, हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर रहे हैं और बाद में वो अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बनने पर उनसे पत्रकार ने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, what's your viewpoint, or rather what's your government's viewpoint about economy? रोनाल्ड रेगन, जो कि कैरियर इकोनॉमिस्ट नहीं थे, पॉलिटिशियन भी नहीं थे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि माइन or rather any government's view on economy is economy, if it moves, tax it. If it still keeps on moving, regulate it. If it stops moving, subsidize it. आप और हमने भी इस तथ्य को, इस जवाब को सरकार दर सरकार जिया है। वास्ते आज इस सत्र की शुरुआत में मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के पर्सपेक्टिव के बजाय आप और हमारे कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से शुरू करना चाहूँगा। हॉल में जो मौजूद वॉलंटियर हैं या बाहर मैरियट होटल के हॉल में जो सूट बूट पहन करके एग्जीक्यूटिव्स खड़े हैं, या बाहर गेट के ऊपर में जो सिक्योरिटी मैन हैं, या उसके पास में फूलों की दुकान है, सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, स्टार्टअप इनिशिएटर्स हैं, ये सभी लोग, चाहे वो स्कूटर वाले हों, पैदल वाले हों, कार वाले हों, आज सबके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। एक किस्म का डर है, एक फियर ऑफ अननोन है। जिसकी नौकरी है उसको नहीं मालूम है कब तक ये नौकरी रहेगी, और जो नौकरी पे नहीं है उनको मालूम नहीं कि उनको नौकरी कब मिलेगी। बिजनेसमैन एक्सपांड करना नहीं चाह रहा है, जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो बिकने में तकलीफ आ रही है, किसानों को उनका फल का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा है सभी का। किसी से भी आप पूछ लीजिए कैसा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, अब कितने दिन तक चलती है, उसको भी नहीं मालूम है। ये जो आज सबके मन में फियर है, डर है, जो एक धुंध छा गई है अनसर्टेनिटी की, वो किन कारणों के चलते हम इस हालात में पहुंचे हैं, किन कारणों से ये हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या करने पे बदलेंगे, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाने पर में क्या हम सबको सोने की तस्तरी में खाना मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस हालात पर गौतम जी मैं आपकी राय चाहूँगा कि हम जहाँ हैं वो क्यों हैं, कैसे ये राय बदलेगी या नहीं बदलेगी, या कब तक हमारे मन का ये डर हटेगा। थैंक यू। तो मेरा ख्याल आप दोनों के बीच में कुछ 150 सवाल तो आपने पूछ लिए होंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूं, मगर चलिए और जैसे आप बोल रहे थे उसी वक्त मेरा भी दिमाग चल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कितने लोग लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस कंट्री भागते हैं? आप भागते हैं, वेरी गुड। तो एक टाइम आता है जब आप भागते हैं, शुरू में बड़ा एंथुजियाज्म होता है, तेजी से भागते हैं, थोड़ा सांस रुकता है, थोड़ा धीरे हो जाते हैं, फिर एक सेकंड विंड आती है। करीब 5वें किलोमीटर, अगर 9 किलोमीटर का आप भागें तो करीब 5वें 6ठे किलोमीटर पे एक सेकंड विंड आती है, फिर आप और तेज भागते हैं, बॉडी को थकान होती है, फिर तेज धीरे। मेरा ख्याल भारत का भी उसी प्रकार से हमें विजुअलाइज करना चाहिए। एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रन है। वो रेस मतलब हम किसी और के साथ रेस नहीं कर रहे, हमें अपने आप से ही रेस करना है। अभी हम 2.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, 250 बिलियन थे जब 1991 में हमने अपना दौड़ एक्चुअली शुरू की थी। काफी दूर आ गए हम इस वक्त। इस बीच में हमें सलाखें डाली गई बिजनेस के सामने, आदमियों के सामने। आपको कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, किस दाम पे बेचेगा, किसको बेचेगा,
क्या कैपेसिटी होगी, उस पर कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, क्या प्राइस करेंगे आप उसे और कितना करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब आपको बताया जाता था। जो भी यहाँ पे पुराने बिजनेसमैन हैं, आप उतने पुराने नहीं लग रहे, मीडियम टाइप लग रहे, आई थिंक आप 91 के बाद ही आए होंगे, तो आप शायद ना जाने, मगर इकोनॉमिक हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उस पॉइंट पे भी भारत आगे बढ़ा था। मेरा ख्याल है उससे बुरा वक्त भारत का कभी था ही नहीं। 97.5% इनकम टैक्स, यानी अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 2.5 रुपए से कम आपकी जेब में आता है। ये हालत थी उस वक्त। कॉर्पोरेट टैक्स ऊंचे थे, बेसिक इनकम टैक्स ऊंचा था बहुत ज़्यादा, हाई एक्साइज ड्यूटीज और इतना कंट्रोल, इंस्पेक्टर राज। खैर इंस्पेक्टर राज आज भी है, मगर वो चलता रहा। तो 1991 में थोड़ी बहुत ओपननेस आई, पता किया कि हम तो अब गिरने वाले हैं, वी वर ऑन द एज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था हमारा। उससे बचने के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स किए, जिसको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बोले जाते हैं। उस रिफॉर्म्स की वजह से कुछ नई गति आई, नए एस्पिरेशंस आए। मैं आया, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। मतलब जिस साल मैंने अपनी नौकरी चालू करी उस साल लिबरलाइजेशन था, तो तब से मैंने इसको ट्रैक किया है, पॉलिसी बाय पॉलिसी, स्कीम बाय स्कीम। अब हम लोग फिर बढ़े, हमारी एवरेज ग्रोथ रेट होती थी 2%, 3%, वो बढ़ के हुई 4%, 5%। फिर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने 7, 8, 9% ग्रोथ करी। फिर मोदी जी आए हैं, अब ये वापस 8 से 6.15, अब 4.5 इस क्वार्टर पे आई है। फिर से स्लो डाउन हो रहा है, मगर जो मुझे लगता है इस वक्त जो स्लो डाउन हो रहा है वो पुराने, ये पहला स्लो डाउन नहीं है हमारी जिंदगी, भारत की लाइफ में। ये एक हायर लेवल का स्लो डाउन है। तो मेरे ख्याल से इतनी हमें पेसिमिज्म की जरूरत नहीं है। कष्ट है, और सबसे बड़ा कष्ट ये नहीं है कि बिजनेस को क्या होना है क्या नहीं होना, सबसे बड़ा कष्ट है कि फूड इन्फ्लेशन, जो कि इस पिछले 6 सालों में बहुत कंट्रोल किया गया था, वो वापस अब डबल डिजिट्स में आ गया है। प्याज टमाटर तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी चीजों में भी इन्फ्लेशन आ गया है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए अगर आप गरीब की बात करें तो। अब इन चीजों से लेट अस स्टेप बैक। हम लोग अब 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है, दुनिया की 6th लार्जेस्ट। अगले 5-7 सालों में इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब अगर 5 ट्रिलियन पे पहुंचती है, और जो मुझे लगता है पहुंचेगी। और इस बात का हमें खुशी होनी चाहिए कि हम यहां पहुंच गए हैं। मगर अगर आप एक स्टेप बैक करके देखें, हम एक्चुअली हैं क्या? हम हैं 1.3 बिलियन पीपल के $2,000 पर कैपिटा इनकम का एग्लोमरेशन का पावर है। ऐसा नहीं है कि, लेट मी पुट इट इन पर्सपेक्टिव, अगर हम 5 ट्रिलियन हो जाते हैं अगले 5 सालों में, हमारा पर कैपिटा इनकम $5,000 से कम होगा, $4,800 होगा। बाय 2032, ये स्टेटेड पॉलिसी है सरकार, इस सरकार की, बाय 2032 हम लोग 10 ट्रिलियन देखना चाह रहे हैं। उस वक्त हमारा पर कैपिटा इनकम विल बी 7,800। चाइना, जो कि हमारे साथ ही चला था, उसका पर कैपिटा इनकम आज $9,000। यानी ये सब मेहनत, परिश्रम, पॉलिसी, धक्का मुक्की, आगे घुस के, आगे बढ़ के, हाई ग्रोथ रेट के बावजूद 2032 में हम वहां भी नहीं पहुंचेंगे जहां चाइना ऑलरेडी आज है। तो लेट अस गेट दैट इन पर्सपेक्टिव। हम इट इज गुड कि हम एज अ कंसोलिडेटेड इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, मगर एट अ पीपल लेवल अभी भी बहुत दूर है। हमें इतने नाच गाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे, बहुत बहुत लोगों को आना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो $2,000 पर कैपिटा इनकम जो हमारी पर कैपिटा इनकम आज है,
उसको वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो 2000 पर कैपिटा इनकम मतलब 1.5 लाख पर एनम की कमाई हर एक के पास नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इसकी भी इनइक्वालिटीज हैं। तो वो इनइक्वालिटी जो है, और जो हमारे से गरीब आदमी को जो मिलना चाहिए, उस मिलने तक भी हमें अभी बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। केयर इंडिया की बात करी थी, जब हमारी बोर्ड मीटिंग होती है वो बिहार के इंटीरियर्स में जाके होती है। वहाँ पे मैं एक बार गया था एक मूसाहार के गांव में। मूसाहार आप जानते हैं क्या होते हैं? गरीबों से गरीब। आपको पता नहीं, मैं तो अचंभित था। मैंने जिंदगी में इतनी गरीबी कभी नहीं देखी अपनी आंखों से। पढ़ा, सुना, डिस्कस किया, ऐसे 5 स्टार कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किए, नंबर, स्टैटिस्टिक्स, ग्रोथ रेट, ये सब की चर्चा हुई। मगर अपनी आंखों से जब आप देखते हैं कि मेरे देशवासी इतना गरीब हो सकता है, आप समझ नहीं सकते कि क्या ट्रांसफॉर्मेटिव चीज होती है आपके एक आदमी के लिए। मतलब ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, 3 बच्चे लेके वो मुसाहार थी, ना घर में पानी, ना कंबल लटके हुए हैं, घर ही नहीं, उसको घर कहना ही नहीं है, घर ही नहीं बोल सकते, खाना नहीं है, मुसाहार है तो मतलब चूहे खाते हैं। इस तरीके की जो जब तक गरीबी हमारे रहेगी, ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का कोई मतलब नहीं है। तो यानी हमें बढ़ना भी है और सबसे कमजोर को उठाना भी है, तो दोनों चीजें करनी है। पिछले 75 सालों में, 73 सालों में गवर्नमेंट ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोला जाता है को परफेक्ट कर लिया। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, वो जो कोएलिशन, कोई भी आए, वीपी सिंह हो, कोई भी हो, उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे सारा फोकस दिया है। इस कारण वेल्थ क्रिएशन, जो कि जब तक नहीं, तो आप व्हाट आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग? यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉवर्टी, राइट? वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बहुत ही कम क्या मतलब अपोलोजेटिकली, डरते हुए, सूट बूट की सरकार का लेबल से डर जाते हैं, इन चीजों से करते हुए हम झिझकते वेल्थ क्रिएशन किया है। आप जैसे लोग जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, कैपिटल डालते हैं, जॉब्स देते हैं, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स देते हैं, आप हमारे वेल्थ क्रिएटर्स को तो हमने उनको तो क्रिमिनल्स ही बना दिया है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वो पॉलिसी, वो नीति बेशक ना हो, सोच वही है कि सूट बूट की सरकार है, इनको रफा दफा करो भैया, थोड़ी ग्रोथ रेट दे दो हमें, बाकी हम देख लेंगे, टैक्स वैक्स निकाल दो, तब तक हम देख लेंगे। मेरे ख्याल है कि ये सोच बदलनी पड़ेगी, वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा। बोलते हैं कि वी आर नॉट जॉब सीकर्स, वी आर जॉब क्रिएटर्स। अरे भाई, जॉब क्रिएट करने में पहले वेल्थ तो क्रिएट करोगे। कहां से आएगी जॉब? जो आप चाहते हो कि जॉब बनेंगी, ये हम टैक्स कम कर देंगे और फिर ओवरनाइट जॉब्स आ जाएंगी, ऐसे थोड़ी आएंगी। तो मेरे ख्याल है पहली सोच होनी चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे हमने बहुत फोकस कर लिया, तब इसके ऊपर और फोकस करने का मुझे मतलब ही नहीं लगता, सब चीज कर ली। तो अब वेल्थ क्रिएशन के लिए 1947 से 1991 एक टाइप की पॉलिसीज थी, 91 से लेट अस इन 2000 तक, 2010 तक समझ लो, दूसरी टाइप की पॉलिसी थी। और 2010 से लेके अब आगे हमें जाना है, उसके लिए अलग पॉलिसी चाहिए। अब वो कौन सी पॉलिसी चाहिए? हमें अंडू करनी है पॉलिसीज। जो 60s 70s की जो पॉलिसीज आई थी, उसको हमने अंडू करना है। आपको मालूम है, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप डील करते हैं, बट आपको मालूम है कितने लेबर लॉज हैं हमारे देश में? 37। देयर आर 37 लेबर लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन। स्टेट लेबर लॉज की अलग बात है। 37 लेबर लॉज। मिनिमम वेज, आपको मालूम है कितने मिनिमम वेजेस हैं हमारे देश में? आपको मालूम है? 2600। कौन ये स्कीम्स बना रहा है? क्या सोच रहा है? क्या सोच है उसकी कि कोई आप समझते हो कि आप जाओगे और इतने इस मोरास में से आप निकालोगे कौन सी मिनिमम वेज करनी है? कौन है ये लोग? कैसे हैं ये लोग? इंडियंस तो हो ही नहीं सकते, ये दुश्मन है हमारे। किस प्रकार की नीतियां बनाई हैं इन्होंने? अब आप देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट देखिए, उस फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर
एक चीज होती है स्पिटून। किसको मालूम है स्पिटून क्या होता है? थूकदान। उस फैक्ट्रीज एक्ट में के क्लॉज 8 में, सेक्शन 8 में लिखा है ये स्पिटून होना चाहिए, आपकी फैक्ट्रीज के प्लांट से इतना दूर होना चाहिए, उसको इस प्रकार से साफ करना चाहिए। इस प्रकार के हमने लॉज बनाए हैं। ये लॉ है हमारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो जिन लोगों को हम वोट देके पार्लियामेंट भेजाते हैं, उन लोगों ने ये ड्राफ्ट किया है, अप्रूव किया है, एनैक्ट किया है। मेरे ख्याल अब इन सब लॉज को उधेड़ के डस्टबिन में, उसी स्पिटून में डाल देना चाहिए और फेंक देना चाहिए। और हमें वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए। अब वो क्या होगा, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, बट आपने 150 सवाल पूछे थे, शायद मैंने 3-4 के जवाब दे दिया आपको। एक और जो प्रश्न आता है दिमाग में कि अभी की जो भी इकोनॉमिक दर हो, 4% या 7% जब रही हुई है, ये एक एवरेज पूरे भारत की इकोनॉमिक रेट, ग्रोथ रेट रही है। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो, आप लीजिए एग्रीकल्चर को, जो 50% आज एम्प्लॉयमेंट्स देता है, परंतु उसका कंट्रीब्यूशन केवल 17% है। आप नॉर्थ के स्टेट में चले जाइए जहाँ पर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, परंतु ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शायद पंजाब या गुजरात या महाराष्ट्र से कम है। तो जो ये सेक्टरल इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी है, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए कि ग्रोथ होने के साथ साथ में एक इंक्लूसिवनेस भी रहे और सभी को उस ग्रोथ का फ्रूट पहुंच सके। जो आपने अभी कहा उसको मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन में अगर देखूं तो इट इज अ फाइट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। डेमोक्रेसी चाहती है कि गरीब से गरीब, मैक्सिमम वोटर्स, जो आपने कहा नॉर्थ के वोटर्स, अनप्रोडक्टिव स्टेट्स या नॉट एज फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स, उनके वोटर्स दे डिसाइड द पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स में उनके एस्पिरेशन होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये दीजिए। और दूसरी तरफ है वेल्थ क्रिएटिंग स्टेट्स, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और वो कहते हैं हमें ग्रोथ कंसोलिडेशन करनी थी। तो दिस इज अ टिपिकल कैपिटलिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी के जो अलग अलग न्यूआंसेस में भारत भी एक उस प्रॉब्लम को फेस करता है। ये बात बिल्कुल सच है कि एग्रीकल्चर जो कि 50%, रूरल इकोनॉमी जो कि 50% ऑफ आवर इकोनॉमी है, 50% ऑफ आवर पीपल है, वो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15 to 17% टू जीडीपी। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अगेन ये नीतियों की प्रॉब्लम है। अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस प्रकार का देंगे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर सच एंड सच क्रॉप इन सच एंड सच प्लेस एट सच एंड सच टाइम, तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? जबकि हमारी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इजराइल जहां पे पानी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमारी से 3-4 गुना ऊंची है, ज्यादा है। Pardon? इतना? Okay, maybe I think it's far more, but it's given that it's a complete desert, और वहां पे आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी भारत की क्रॉप प्रोडक्टिविटी से ऊंची हो, क्लियरली हमारे देयर इज सम लैक्यूना इन द वे वी आर मेड टू डू थिंग। अब पॉलिसी मेकर का क्या काम होता है? उसको इंसेंटिव्स देने होते हैं कि यहां जाइए, यहां मत जाइए। अगर आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको आपने चावल बेचना है, जहां पानी कम है वहां भी आप चावल उगाओगे, वो जमीन से पानी को सींचोगे, वो उसको निकालोगे, तो वो तो वही उसी ट्रैप में फंसा रहेगा। वो क्यों नहीं जाएगा फ्रूट्स में, क्यों नहीं जाएगा वेजिटेबल्स में? अब आप कहोगे कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज रोक कौन रहा है? आप कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है? अगर ये सब सवालों का अब इट्स अ मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन्स, अगर ये बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर को इतना वो बोझ नहीं बनेगा। इट विल बी अ कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल एग्रीकल्चरल पॉलिसी तो डेफिनेटली हमें दोबारा सोचनी पड़ेगी।
रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, आई थिंक वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े अनोखे हैं इस वक्त। अगर आप बिजनेसेस को देखें तो एक बिजनेस करने का पुराना तरीका था, यू गेट अ लोन, you get the loan because of a telephone and made by the right person to the right banker, and knowing that you don't have to pay that loan back. So poor companies but rich promoters, ठीक है, that was the model. आज IBC आ गया है, it is arguably the biggest reform after GST in my opinion. अब IBC के तहत आप वो दिन चले गए कि आप कंपनी को उजाड़ दो और आप खुद अमीर रहो। अगर आप कंपनी उजाड़ोगे, कंपनी आपके हाथ से जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि एक पुराना तरीका था टेलीफोन से लोन लेके पैसा खाने का, और काम करो ना करो इट डिडंट मैटर। अब नया तरीका आ गया कि यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपके शेयर्स चले जाएंगे, आपकी कंपनी या मैनेजमेंट कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। वो एक नया दूसरा तरीका है। इस ट्रांजिशन के बीच में फंसे हुए हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा ट्रांजिशन है जीएसटी का। इट इज द बेस्ट लॉ एवर। आपको जिनको मालूम नहीं हो, इट इज द, इन माय ओपिनियन इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, 4 सेंट्रल लॉज थे, 29 स्टेट लॉज थे और 7 नोटिफिकेशंस थे फॉर द यूनियन टेरिटरीज। इन सब को एक साथ सींच के ला के सबसे एनैक्ट करवा के ये लॉ हमारे पास 37 सालों के बाद आया। 37 ईयर की जर्नी थी इस लॉ की। ये लॉ तो आ गया, मगर उसकी इंस्पेक्टर राज की जो झलक जो हमें बाकी लॉज में दिख रही है वो अभी तक चल रही है। कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी, इसके रेट्स आपको मालूम है कितनी बार बदले पिछले 2 साल में? 35 से ज्यादा बार, और अब फिर से बदलने जा रहे हैं। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि 6 टाइप के 7 रेट्स होने चाहिए, इतने होने चाहिए, लो कॉस्ट हाउसिंग का उतना होना चाहिए, हाई कॉस्ट हाउसिंग का उतना होना चाहिए। कौन दिमाग लगा रहा है इस पे? यानी कि हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे उसकी ब्यूरोक्रेसी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उनकी ब्यूरोक्रेसी। आप समझ लीजिए भारत की टॉप 1000 लोग जो कि इकोनॉमिक थिंकिंग करते हैं, उनके कितने मैन आवर्स इस पे चले गए हैं कि टूथपेस्ट पे कितना होना चाहिए, स्पीकर पे क्या लगाना चाहिए, और होटल में जब आप यहां बैठे हैं उस पे कितना रेट होना चाहिए, पिछले 2 साल से। यानी कि हमारी टॉप इकोनॉमिक थिंकर्स, इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी का एक ही काम रहा है कि टूथपेस्ट, घड़ी, स्पीकर, टेलीफोन, ये किस पे कितनी ड्यूटी कितना जीएसटी लगना चाहिए। फेल हो गया ये, ठीक है। बार बार कहते हैं ये नहीं हो रहा, पूरा नहीं आ रहा। नहीं। मैं कह रहा हूं कि अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक रेट रखिए। इफ यू थिंक द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज 12%, सपोज, मैं नहीं जानता नंबर क्या है क्योंकि nobody has that information, only the tax bureaucracy has it, but let us presume के 12% है, आप उसे 15% बनाइए, सरप्लस आ जाएगा। अगले 3-4 सालों में उसे कम कर दीजिए। इन द मीन टाइम टैक्स बेस बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ INA मार्केट दिल्ली में एक है, उसमें एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान का साइज मेरे ख्याल है इस पोडियम के 1/3 होगा। उस 1/3 दुकान में उसने चीजें दिखाई। मैंने कहा आप तो खुश होंगे, जीएसटी आ गया, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। मैं बहुत एंथुजियास्टिक था जीएसटी के, आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क रिफॉर्म। तो कहता है सर क्या बोल रहे हैं आप, आपको मालूम है इस दुकान में कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी गुड्स? तो मैंने देखा, मैंने कहा 200, 300, 500 होंगी। ही सेज 15,000। 15,000 छोटी छोटी गुड्स हैं। कभी कोई सॉस है, कोई इंपोर्टेड चीज है, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आलू, कुछ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैं, कुछ च्युइंगम्स, ये मतलब हर तरीके की। 15,000 उसने मुझे बताया। कहता है सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, हम तो जो हमारे मन में आ रहा है वो नंबर डाल रहे हैं, बाद में देखी जाएगी। ये एट द ग्राउंड लेवल हो रहा है, फ्रॉम अ पर्सन जो कि टैक्स देना चाहता है। भाई
वो टैक्स देना चाह रहा है, और अब तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कर लिया, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इतना कठोर क्यों बना रहे हो? टैक्स लो। आर्ग्यूमेंट है कि भाई BMW के ऊपर और टूथपेस्ट के ऊपर एक टैक्स करोगे, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर और मर्सिडीज के ऊपर एक टैक्स करोगे। हाँ भाई करेंगे, एक टैक्स करेंगे, क्या तकलीफ है उसमें? BMW आती 1 करोड़ की, उस पे अगर 15% टैक्स दोगे तो 15 लाख टैक्स दोगे। सैनिटरी नैपकिन का मुझे दाम पता नहीं, मगर सपोज 25 रुपए या 50 रुपए, उस पे आप कम दोगे। इसमें तकलीफ किस बात की है? ये वही सूट बूट की सरकार। इतने डरे हुए हैं हमारी पॉलिटिकल क्लास के वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, गरीब गरीब के मंत्र जपते रहो, देश को ही गरीब कर दो, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको ठोकरें मारो। ये बदलना पड़ेगा। वेरी वेल सेड। इनफैक्ट ये बातें तब से चल रही हैं जब समाजवाद की शुरुआत हुई थी भारत में। 70 के दशक में आचार्य रजनीश ने किताब लिखी थी समाजवाद से सावधान, और वो पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा समाजवाद क्या है? ये पूंजीवाद की परिपक्व अवस्था है। जब आपके पास में पूंजी का क्रिएशन हो जाएगा, आप उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और समाजवाद लाइए। जो आज गौतम जी ने कहा वो भी वही बात है। हम पिछले 40-45 सालों में भी उस वाली मानसिकता से ऊपर नहीं आए। शायद ये एक बड़ा प्रश्न है जिसके अंदर हमको अपने आत्मावलोकन की जरूरत है। हमको अपने आप को समझना होगा और ये संदेश सही तरीके से नीचे के लोगों तक भी ले जाना होगा कि प्लीज आप इसको समझिए। अगर हमको भविष्य में एक ताकत के रूप में उभरना है तो हमको कुछ आज के स्वार्थों को पीछे छोड़ना होगा। I think this is the outcome which has come from Gautam ji's talk so far. But I'd like to go a little more deeper into the subject and see that how are we going to get the rosy picture or the right picture of as Mahesh has started. तो आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि रास्ता क्या है। आप और हम कमियां तो समझ रहे हैं कहाँ पर में हैं। 1000 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो निर्णय ले रहे हैं, बहुत माइक्रो निर्णय ले रहे हैं। मैक्रो की जरूरत है, पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, मोटी मोटी चीज़ें होने की जरूरत है। पॉलिटिकल क्लास वो की वही रहना है। उस पॉलिटिकल क्लास को जो कि आज हमने इनहेरिट की है, जो आने वाली है, चाहे पिछली रही हो, इन सब के बावजूद भी जो चेंज हम चाहते हैं उसका रास्ता कहाँ से निकलता है? तो जैसा मैंने कहा, पहले तो सोच बदलनी पड़ेगी। वेल्थ क्रिएट करने से घबराहट छोड़नी पड़ेगी, डरना बंद करेगा, और वेल्थ क्रिएशन को हमने एम्ब्रेस करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स को सम्मान देना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है सबसे बड़े हीरोज एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इतना रिस्क करते हैं। एंटरप्रेन्योर की स्किल क्या होती है? पैसा नहीं होता। पैसा एक स्किल होती है। पैसे के अलावा अच्छे लोग को लाना, अच्छा आइडिया यूज करना, मार्केट ढूंढना, मार्केट क्रिएट करना, प्रोडक्शन करना, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना, इन सब से निकाल के एक वैल्यू क्रिएशन करके अपने देश को देना। उस वैल्यू क्रिएशन के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ऑफ कोर्स पैसा कमाना तो उसका प्राइम मोटिव है, वो एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है जॉब्स। तीसरा है बाकी लोग, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह या इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सारे एक नई सोच लाना टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बहुत बड़ा काम करता है एंटरप्रेन्योर, और जिसको हम मानते ही नहीं है। वो तो कुछ है ही नहीं। सरकार सब कुछ है। सरकार कुछ नहीं। सरकार का बस एक काम है, रास्ते से हट जाना। बहुत बाधाएं बना ली हैं, बहुत बाधाएं डाल दी उन्होंने 70 सालों में। अब धीरे धीरे करके रास्ते से हटिए। लेकिन दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी एक जवाबदारी है। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, कैश चला गया इकोनॉमी से। इस वक्त लोगों के पास कैश है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, और कई तो बैंक्स के अंदर भी है। लेकिन एक घबराहट, अच्छा करप्शन भी चल रहा है। मुझे कहा जाता है कि पहले जो 500 रुपए में होता था वो 2000 में होता है। पता नहीं कितना सच है। दीज आर एनेक्डोटल एविडेंस है, ये स्टैटिस्टिकल नहीं है। मगर चलिए मान लेते हैं कि करप्शन बढ़ गया, कैश है इकोनॉमी में, मगर आदमी घबराता है कि जैसे मैं स्पेंड करूं मेरे पे 10 सवाल आएंगे। वो घबराहट क्यों है? वो इसलिए है कि वो 30% देना नहीं चाहते। अरे भाई दो, खत्म करो ये लफड़ा। पिछले इतने सालों से हमने ये ब्लैक मनी, कैश इकोनॉमी इतना कर लिया। लेट अस गो क्लीन, गिव क्लीनलीनेस अ चांस भाई। जैसे सफाई होगी, टैक्स अपने आप कम आएगा।
जैसे ही ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे रियल एस्टेट के अंदर, स्टैंप ड्यूटी का चार्जेस अपने आप कम करेंगे, जीएसटी हो ही गया है, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस तो खैर लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स इवेजन जो कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा टैक्स बचाए, वहाँ से थोड़ा टैक्स बचाए, मेरे ख्याल इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत, अभी भी हम पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। जैसे जीएसटी के अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच पुरानी है। आपको याद है बजट पहले जब आते थे कि टूथपेस्ट की इट इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 5% to 7%, बकेट्स आर बीइंग डिक्रीज फ्रॉम 12% to 8%, झाड़ू का ये इस तरीके की बजट स्पीच हुआ करती थी। जीएसटी आया, खत्म हो गया। लेकिन जीएसटी के अंदर जो सोच है वो यही है, टूथपेस्ट, फोन, गाड़ी, घर, जूते, उस पे अरे बंद करो ये सोच, जस्ट स्टॉप दिस। तो यहां से एक कमी होगी, एंटरप्रेन्योर्स और वेल्थ क्रिएटर्स को अपना कैश का ये जो एक हवस है कैश की, टैक्स ना पे करने की, उससे छोड़ के लेट अस गो क्लीन, लेट्स गिव इट अ चांस, लेट्स गिव इंडिया अ चांस, लेट्स गिव आवरसेल्व्स अ चांस। Hi, this is Satyen Purandare. I have two questions. One is related to direct taxes and another is to indirect taxes. You are talking about GST landmark reform that the government has done, all that. There has been a slowdown and वो ये रहा है कि जो states का share होना चाहिए GST का, वो पिछले 3 महीनों से उनको मिला नहीं है. If this continues like this, the entire structure will collapse. This is my, what are your views about it? Secondly, what are your views about, there in this country about 3% people pay direct tax, income tax. If we were to abolish income tax and get a transactional tax, whatever transaction anybody does, you pay tax and you don't have, you just do away with income tax. What are your views about it? So on your first question, yes, there was a 3-month delay. Nirmala Sitharaman 3 days ago said that will end and she's going to give that money. The fact of the matter is that the expected GST collections did not match up to what they had planned for, and hence some new changes will come. Let's see how they work. Clearly, GST on the collections front, on the compliance front, and on the administrative front is now teetering, and they need a new thought. Coming to taxpayers, your statistics need to be upgraded a little bit. We have now 8 crore taxpayers, direct taxpayers, and hopefully they will go to 16 and 32. If you recall, from your age I can make out that you will recall, that there used to be a discussion that we should enlarge the tax base, right? And I think that should be done. That part has gone out of all policy conversations. Every time what we are saying is minimum itna karo, utna karo. You keep removing people from the tax base. What I say, what is the problem? It may sound anti-poor, but what is the problem if every Indian, whatever the income he earns, including farmers and especially rich farmers, have to pay a little tax, whatever tax, you can decide the rate. What is the problem? You can make it 5%. So I think that sort of new thinking is possibly required. It needs a brave finance minister. It needs a bigger majority of a central government to do so. It needs more state to be part of this discourse. But I think it needs to be done, and I think gradually we will get there, hopefully.